आदाब ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। रियासत में पार्लियामानी इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत आज डाले जा रहे हैं वोट। लद्दाख और बारामूला हल्का इंतखाब में हो रही है पोलिंग। कुछ हफ्तों की ताखीर के बाद पहलगाम में सयाहों की भीड़। फिजाई कराए में कमी के लिए रियासती सरकार करे मुदाखलत, सयाहों की मांग। और गांदरबाल की मल्हार हाईटेक नर्सरी आवाम के लिए साबित हो रही है सूदमंद। नर्सरी में लाखों पौधों की हो रही है काश्त। सबसे पहले बात करेंगे चौथे मरहले के इंतखाबात की। जम्मू कश्मीर के चौथे मरहले के इंतखाबात की। रियासत में पार्लियामानी इंतखाबात के चौथे और आखिरी मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में बारामूला और लद्दाख हल्का इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बारामूला में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि उधर लद्दाख पार्लियामानी हल्का इंतखाब के लिए भी सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। लेह और करगिल अजला पर मुश्तमिल इस हल्के में 1,59,631 अफराद अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबात के सिलसिले में 531 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। उधर लद्दाख से कांग्रेस की टी सामथाल, बीजेपी के टी चिवांग, आजाद उम्मीदवार गुलाम रजा और सैयद मोहम्मद काजिम सबेरी मैदान में है। अगरचे बकिया रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुश्तरका तौर पर इंतखाबात लड़ रहे हैं, ताहम दोनों पार्टियों की करगिल जिले की यूनिट ने कांग्रेस के टी सांपाल के बजाय अलहदा आजाद उम्मीदवार की हिमायत करने का फैसला किया है। बारामूला, कुपवाड़ा और बानीपुरा अजला पर मुश्तमिल बारामूला पार्लियामानी हल्का इंतखाब के लिए रवां साल कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस हल्के से 11,51,744 अफराद अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के अहल हैं। इनमें 5,45,219 खवातीन वोटर भी शामिल हैं। पोलिंग के सिलसिले में 1,616 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इनमें से 445 मराकज को हसास जबकि 1,091 मरकज को इंतहाई हसास करार दिया गया है। अगरचे बारामूला हल्का इंतखाब के लिए 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, ताहम यहाँ असल मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार शरीफुद्दीन शारिक और पीडीपी के मुजफ्फर हुसैन बेग के बीच देखा जा रहा है। ताहम अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर अब्दुल रशीद और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सलामुद्दीन बजाट के मैदान में आने से यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। गुज़िश्ता पार्लियामानी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शरीफुद्दीन शारिक ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन को हराया था। 1967 से बारामूला हल्का इंतखाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 9 जबकि कांग्रेस ने 2 मरतबा जीत हासिल की है। इस हल्के के लिए तमाम सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई है। ताहम अगले 5 सालों तक इस हल्के से लोगों की नुमाइंदगी कौन करेगा, इसका फैसला तो बिलाखिर वोटर ही करेंगे। ईटीवी न्यूज, बारामूला। कश्मीर के जिले बारामूला के कई गांव में पोलिंग शुरू हो गई है। मीरगुन गांव में लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में नजर आए। वोटरों का कहना है कि वो इलाके में तब्दीली चाहते हैं। बारामूला लोकसभा निशस्त के लिए आखिरी मरहले आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। इस निशस्त पे जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार शरीफुद्दीन शारिक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं आज वोटर पीडीपी के नामजद उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन बेग, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सलामुद्दीन बजाट और आजाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद समेत तकरीबन 15 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद करेंगे। सज्जाद हुसैन, ईटीवी न्यूज, बारामूला। इससे कबल ईटीवी के साथ बात करते हुए डीसी बारामूला और रिटर्निंग अफसर फारूक अहमद लोन ने कहा कि तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। बारामूला के ओल्ड टाउन, सोपोर के कुछ इलाकों और पलेहालन जैसे इलाकों में इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पोलिंग मराकज तब्दील किए गए हैं। और आइए ताज़ा सूरत हाल के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला से, जो इस वक्त हमारे साथ बारामूला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी रिफत, क्या पोलिंग शुरू हो गई है? किस तरह का रुझान वोटरों में देखा जा रहा है? किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए?
देखिए इमरान, जो पोलिंग है वो 7 बजे शुरू हुई है। कुछ एरियाज में ब्रिस्क पोलिंग हो रही है, लेकिन कुछ एरियाज में बहुत ही कम रिस्पांस है। जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ और पुलिस के अमले को भारी तादाद में तैनात किया गया है। कुछ एरियाज हैं जो काफी सेंसिटिव हैं, जैसे सोपोर और बारामूला के एरियाज हैं। जैसे आपने खुद ही कहा कि कुछ पोलिंग स्टेशन को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि कल भी कुछ हालात खराब हुए थे वहां पर। तो इस हवाले से सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाया गया इन इलाकों में। लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पे भारी तादाद में लोग निकले हैं वोट देने के लिए। अगर मिरगुंड की बात करें, मिरगुंड में अभी तक तकरीबन एक एक बूथ पे 100 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। तो लोग जो है लंबी कतारों में खड़े हैं वोट देने के लिए। लेकिन कुछ एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहां पे बहुत ही कम रिस्पॉन्स है लोगों का, और कुछ एरियाज में ये जो है तादाद जो है वोटर्स की बहुत ही कम निकली है वोट देने के लिए। रिफत, 7वें मरहले में रियासत के तीसरे मरहले की पोलिंग में श्रीनगर के लिए वोट डाले गए थे। श्रीनगर पार्लिमानी सीट के लिए वोट डाले गए थे। उस वक्त पोलिंग पार्टी पर हमला हुआ था। इस हमले के दौरान पुलिस कार्रवाई में एक नौजवान की मौत हुई थी। क्या उसका इस चौथे और आखिरी मरहले पर कुछ असर दिखाई दे रहा है? देखिए, उसका असर हो सकता है, क्योंकि ये जो है पोल बाइकआउट की कॉल दी थी। सेपरेटिस्ट लीडर्स ने बाइकआउट की कॉल दी थी, तो उसका भी असर जरूर हो सकता है कुछ एरियाज में। लेकिन कुछ एरियाज, जैसा मैंने पहले ही कहा, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे हमेशा ही, चाहे असेंबली इंतखाबात हो या पार्लिमानी इंतखाबात हो, वहां पे टर्नआउट जो है बहुत ज्यादा रहता है, टर्नआउट, वोटर टर्नआउट। लेकिन कुछ एरियाज रहते हैं जहां पे बाइकआउट का असर रहता है, जैसे सोपोर है या बारामूला टाउन है, और भी कुछ इलाके हैं, बांडीपोरा में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे बहुत ही कम तादाद में वोट पड़ते हैं और उससे परसेंटेज भी कम हो जाती है। जैसे श्रीनगर में भी ऐसा हुआ था। कंगन में बहुत भारी तादाद में लोगों ने वोट दिए, ट्राई शरीफ में बहुत भारी तादाद में लोगों ने वोट दिए, जिससे परसेंटेज हाई हो गया। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे, जैसे हबा कदल का एरिया है या डाउन टाउन के जो भी इलाके हैं, वहां पे कम पोलिंग हुई। तो वहां पे कुछ जगहों पे 5%, कुछ जगहों पे 10%, कुछ जगहों पे 11% के करीब वोटिंग हुई थी। तो कुल मिला के फिर जब परसेंटेज हुई तो वो 25 के करीब, 26 के करीब जो है। जी, हम बांडीपुरा की तस्वीरें देख रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला, यहाँ पर बहुत ही कम लोग नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी वजह है कि कुछ पोलिंग स्टेशन पे आहिस्ता आहिस्ता जो है, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, तो कई जगहों पे तो और उम्मीद की जा सकती है कि और लोग निकलेंगे वोट देने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पे बहुत ही परसेंटेज कम रह सकती है, क्योंकि बॉयकॉट का भी असर है। और जैसा आपने खुद भी कहा कि श्रीनगर में भी कुछ हालात खराब हुए उस दिन जिस दिन पोलिंग थी, तो उसका भी असर रहा, क्योंकि एक नौजवान की मौत हुई थी उसमें, और एक नौजवान उसमें जख्मी भी हो गया था। तो उसका असर रह सकता है कहीं। लेकिन कुल मिला के अब यही कहा जा सकता है कि बाद में ही पता चलेगा कि कुल मिला के परसेंटेज क्या रही और हालात किस तरह के रहेंगे। अभी जहां तक हमें इतला मिल रही है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हर जगह है और मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है अभी पोलिंग में। कुछ जगहों पे ब्रिस्क पोलिंग हो रही है और कुछ जगहों पे बहुत ही कम तादाद में लोग निकल रहे हैं वोट देने के लिए। और कुछ जगहों पे ऐसा भी इतला हमें मिली है कि अभी तक जो है बहुत ही कम लोग वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन पे आए हैं। जी रिफत, अगर पार्टीज की बात की जाए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर इंतखाबात लड़ रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल टीडीपी है। अगर करगिल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करगिल यूनिट ने कांग्रेस के टी संबल को सपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने आजाद उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है। देखिए, वहां पे जो है जो कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, वहां पे लड़ाई चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान, क्योंकि कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोर्ट में गए थे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि जो कांग्रेस के पास जो मेंबर्स थे वहां पे वही चले गए कोर्ट में, क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वहां पे 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनका वोटिंग राइट नहीं होगा उस काउंसिल को बनाने में। काउंसिल में जो फॉर्मेशन है उनकी, उसको उसमें जो बिग प्रोसेसेस होते हैं उसमें वोटिंग राइट नहीं होगा उन 4 मेंबर्स का। लेकिन बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लेम किया कि उनके पास जो मेंबर्स हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स उनके साथ है, उनका वोटिंग राइट होगा। उसके खिलाफ जो है कांग्रेस गई और उसके वजह से दोनों पार्टियों को नुकसान हो रहा है वहां पे। और ये कहा जा रहा है कि वहां पे देखिए बीजेपी का असर है वहां पे लेह में बहुत ज्यादा, और कांग्रेस का मुकाबला अब बीजेपी के साथ वहां पे है। तो पहले ऐसी पोजीशन नहीं थी। हो सकता था कि अगर यहाँ पे तजाद नहीं होता कारगिल में तो शायद उनको फायदा मिल सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कैंडिडेट को। लेकिन अभी सख्त मुकाबला देखा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट के दरमियान लेह में, क्योंकि वहां पे तजाद चल रहा है, वहां पे इनका आपस में
बन नहीं पा रही है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उस वजह से नुकसान होगा इस कैंडिडेट को जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका कैंडिडेट है। टीडीपी ने इस मर्तबा अपना पूरा जोर लगा दिया है। शरीफुद्दीन शारिक के मद्दे मुकाबिल है मुजफ्फर हुसैन बेग, किस तरह की सूरत हाल है? देखिए, मुकाबला सख्त है। इससे पहले भी जो है पार्लिमानी इंतखाबात में इस तरह का मुकाबला देखने को मिला है बारामूला से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान, लेकिन इस बार भी मुकाबला कड़ा है। एक तो प्री पोल अलायंस है, उस वक्त भी 2009 में प्री पोल अलायंस थी, आज भी प्री पोल अलायंस है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है, जो उन्होंने एक कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, उसका भी अच्छा खासा असर रह सकता है कुछ पॉकेट्स में। जो कुपवारा की जहां तक बात है, उसके अलावा इंजीनियर रशीद जो है वो भी मैदान में है, उनका भी एक असर रह सकता है उस कुपवारा के इलाके में, और भी कुछ एरियाज में उनका एक असर है। आपने देखी होंगी कुछ रैलीज में बहुत भारी तादाद में लोग उनका सपोर्ट करते रहे। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं मुकाबला तो ऐसे लग रहा है अभी भी कि मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और पीडीपी के उम्मीदवार के दरमियान है, लेकिन उनको भी हम जो है अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को भी अच्छे खासे वोट मिलने की उम्मीद की जा सकती है और इंजीनियर रशीद को भी कुछ वोट अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणी मुकाबला हो सकता है। जी हाँ रिफत, जैसा कि आपने कहा कि तिकोनी मुकाबला है, सैरुखी मुकाबला है। पीडीपी ने इस मर्तबा अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। किन मुद्दों को लेकर वो अवाम के दरमियान गए हैं और क्या लगता है किन मुद्दों से अवाम पीडीपी की जानिब राग़िब हो सकते हैं? देखिए, पीडीपी का हमेशा यही नारा रहा है यहाँ पे कि हमने जी हालात, जब उनकी सरकार थी तो हालात बेहतर थे और लोगों को राहत मिलती थी। जो सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे थे उन पे उन्होंने कामयाबी, वो क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। और हमेशा उन्होंने जो है घेर रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कह के कि वो लोगों को बुनियादी सहूलियत फराहम करने में कामयाब नहीं हुई है। और मसला कश्मीर के हवाले से भी बात होती है, और भी कई नेशनल इश्यूज हैं जिन पे उन्होंने कैंपेनिंग की है। और ये कहा जा सकता है कि जो है एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर रह सकती है, हालांकि उसका असर तो ज्यादा असेंबली इंतखाबात में रहता है। लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो सड़क, पानी और बिजली के लिए वोट देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं मालूम होता है कि पार्लिमानी इंतखाबात में क्या कुछ हो सकता है और असेंबली में इंतखाबात में क्या कुछ हो सकता है। वो नारे जो दिए जाते हैं वो सड़क, पानी, बिजली के दिए जाते हैं और उसका असर जरूर लोगों पे पड़ता है। तो ये कहा जा सकता है कि सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे पे भी इस वक्त वोट जो है देंगे लोग मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को। जी, लद्दाख की अगर बात की जाए तो बीजेपी की क्या सूरत हाल है? क्योंकि जिस तरह से सेंटर में कहा जा रहा है कि मोदी की लहर है, इसका वोटरों पर क्या असर हो सकता है? देखिए, वहां पे भी बीजेपी की लेह में जो रैली थी, काफी तादाद में लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। जैसा मैंने पहले ही कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान तादाद है। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल का जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, वहां पे उन दो पार्टीज के दरमियान जो है उनके जो मेंबर्स हैं उनके आपस में बनती है और कांग्रेस के लोग चले गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोर्ट में। तो उसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कॉन्फ्रेंस का भी जो एक मेंबर था, फॉर्मर मेंबर, वो अब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो उसमें से भी वोट का बंटवारा होगा, तो उसका नुकसान जो है वो जाहिर सी बात है कि वो जो मुश्तरका कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के, उस पर जरूर पड़ेगा। उसकी वोट जो है वो उन्हीं का कटेगा, क्योंकि कांग्रेस का भी एक उम्मीदवार आजाद चला गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक उम्मीदवार वहां पे आजाद चला गया। तो उस वजह से जो फॉर्मर मेंबर्स हैं उनके, वो आजाद लड़ रहे हैं। तो उसका असर जो है उस पर जरूर पड़ेगा, उस कैंडिडेट पे जो मुश्तरका है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का। लेकिन लेह में ज्यादा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का बहुत ज्यादा असर है लेह में। तो ये कहा जा सकता है कि लेह में शायद बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा। जी रिफत, आप नजर बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला जो हमें बारामूला से तफसील बता रहे थे। वोटिंग का आगाज हो गया है, लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं, लेकिन अभी तादाद वोटरों की काफी कम है। हो सकता है आने वाले वक्त में इसमें इजाफा हो और अच्छी खासी तादाद में लोग वोट दें। यहाँ पर सिक्योरिटी के खास तौर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पोलिंग के अमल को भी शफाफ और अहसन तरीके से बनाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में बारामूला और लद्दाख हल्के के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। बांडीपुरा जिले में 263 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। बांडीपुरा गुरेज सड़क बंद होने के बावजूद भी गुरेज हल्के में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए। ईटीवी को तफसीलात फराहम करते हुए डीसी बांडीपुरा ने कहा कि साफ शफाफ और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के तीनों हलकों गुरेज, बांडीपुरा और सोनावारी में मशीनरी पहुंचा दी गई है। उधर जिले कुपवाड़ा की अगर बात की जाए तो कुपवाड़ा में भी इंतखाबात के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए। जिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात रखे गए हैं। पोलिंग अमले को इंतखाबी मैदान पर मराकिज पर तैनात किया गया है। इस दौरान जिला चुनावी ऑफिसर ने जिले में चुनावी मवाद की तकसीमकारी मराकिज का दौरा किया। चुनाव को आजादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना मुनक्किद कराने के लिए 527 प्रेसाइडिंग अफसरान, 1581 पोलिंग अमले के अलावा 69 सेक्टर और 10 जोनल अफसरों को यहां तैनात किया गया है। इसलिए कि हमारे पास जो टोटल पोलिंग स्टेशन 531 है, 531, उसमें से 4 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर हमारी कोई पॉपुलेशन नहीं है। इसलिए सिर्फ 527 पोलिंग स्टेशन पर हम इलेक्शन करा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव पहले ही डिक्लेयर हुआ कि सेंसिटिव कितने हैं, हाइपर सेंसिटिव किए हैं। इसमें शायद 102 सेंसिटिव हैं, बाकी जो है वो हाइपर सेंसिटिव हैं। लद्दाख और बारामूला हल्के के लिए पोलिंग हो रही है। तकरीबन 1,60,000 वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। रफियाबाद बारामूला के गर्ल्स स्कूल वतरगाम में कायम पोलिंग मरकज पर कल कुछ नामालूम अफराद ने पेट्रोल बम फेंका। इस वाक़े से स्कूल की इमारत को कुछ नुकसान पहुंचा, ताहम हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है। यह वाक़या मंगल की सुबह 7:30 बजे के करीब पेश आया। धमाके के फौरी बाद पुलिस और फौज जाए वारदात पहुंची और तलाशी कार्रवाई शुरू की। वाक़े की जांच की जा रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने नोएडा में कश्मीरी तलबा के साथ बदसलूकी के मामले की जांच का मुतालबा किया। मीरवाइज उमर फारूक ने मुताल्लिका हुकूमतों से कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने को कहा। मैं चाहूँ कि तो ये की जो हुकूमत की है उन्हें ये बात यकीनी बनानी है कि जो भी स्टूडेंट्स रियासत से बाहर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। और इस सिलसिले में जो रियासती इंतजामिया है उसको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और इस तक जाना चाहिए। बल्कि हम ये मुतालबा करते हैं कि इस मामले की कोई इन्वेस्टिगेशन हो। अवंतीपुरा पुलिस ने डोगरीपुरा पुलवामा में 85 साला शख्स के कत्ल के मामले को हल करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक कत्ल के वाक़े में हिजबुल मुजाहिदीन मुलव्विस है। वाज़ेह रहे कि मार्च के महीने में जिले पुलवामा के डोगरीपुरा इलाके में शाम के वक्त सरपंच के वालिद गुलाम मोहम्मद डार को मस्जिद से बाहर निकलने के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अवंतीपुरा पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 OGW को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पिस्टल और कुछ गोलियों के राउंड बरामद किए गए हैं। पुलिस का मानना है कि डोगरीपुरा और गुलजारपुरा में हुई हालिया हलाकतों में हिजबुल मुजाहिदीन के एक सरकर्दा मिलिटेंट का हाथ है, जिसको पुलिस तलाश कर रही है। तो इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन जब कर ली तो पता चला कि ये HM मिलिटेंट रियाज न्यायकू की बेगपुरा का रहने वाला ने अपने 2 साथियों इशफाक अहमद डार वलद अब्दुल हमीद और लतीफ अहमद डार वलद गुलाम हसन डार के साथ मिलकर किया है। और इसमें हमने इशफाक और लतीफ दोनों को अरेस्ट भी किया है और उनकी तहवील से वो पिस्टल जिससे उन्होंने वो कत्ल किया था तो वो भी हमने बरामद किया है।
شہر آفاق سیاحتی مقام پہلگام میں ان دنوں سیاحوں کا کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سیاحوں کی آمد سے سیاحتی شعبے سے منسلک افراد میں خاصا جوش پایا جا رہا ہے۔ سیاح پہلگام کی قدرتی خوبصورتی اور مہمان نوازی سے لطف حاصل کر رہے ہیں۔ موسم کی خرابی اور ملک میں عام انتخابات کی وجہ سے رواں سال وادی میں سیاحتی سیزن کافی تاخیر سے شروع ہوا ہے۔ ادھر ہوائی جہاز کے کرایوں میں مسلسل اضافہ بھی اس صنعت سے جڑے افراد کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پیش ہے مدثر قادری کی یہ خاص رپورٹ۔ دریائے لیدر کی مدہوش پہنچے ہوں یا پھر دل کو تازگی بخشنے والی پہاڑوں سے آتی ٹھنڈی ہوائیں، پہلگام کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی موسم بہار کے آغاز کے ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں ملک اور بیرون ملک سے سیاح پہلگام کا رخ کر کے یہاں کے خوبصورت اور دلکش نظاروں کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری اور روایتی لذیذ کھانوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پلیس ہے کہ ایک بار یہاں پہ وزٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور مطلب بولتے ہیں نا کہ کہیں مت جاؤ، مطلب آؤٹ آف انڈیا جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ آگے گھوم لو، پورا ورلڈ گھوم لیا آپ نے۔ پہلے پہلگام سے ہی شروع کر رہے ہیں ہمارا سفر، یہاں سے پھر انشاءاللہ گلمرگ اور پھر سونمرگ ہوتے ہوئے سری نگر سے واپس ہم بائی ایئر ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ ایک چیز ہے، یہاں کا جو کھانا ہے وہ ایک دم ہی لاجواب ہے۔ آج تک ہم نے کبھی ایسا گوشت یا چکن ہم نے ٹیسٹ کیا نہیں ہے کبھی بھی۔ دوسری جانب سیاحتی شعبے سے جڑے افراد کا کہنا ہے کہ اس سال خرابی موسم اور ملک میں عام انتخابات کی وجہ سے وادی میں سیاحتی سیزن کافی دیر سے شروع ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایئر لائنز کی جانب سے ہوائی کرایوں میں بتدریج اضافے سے بھی سیاحت کا شعبہ متاثر ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مرکزی و ریاستی حکومت اس حوالے سے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آبزرو کرتے آئے ہیں پچھلے سال بھی اس سال بھی کہ ایئر لائنز ایک دم پرائسز بڑھا دیتے ہیں جو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ سے کافی انفلو جو ہمارا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے ایوری ایئر۔ اکثر سیاحوں کا بھی ماننا ہے کہ ملک کے باقی حصوں کے مقابلے میں کشمیر کے لیے ہوائی سفر کا کرایہ کافی زیادہ ہے، جبکہ ایئر لائنز کی جانب سے سیاحوں کے لیے کوئی خاص پیکج بھی نہیں دیا جا رہا۔ سیاحوں کی مانگ ہے کہ ریاستی سرکار کو اس حوالے سے مؤثر اقدامات ضرور اٹھانے چاہیے۔ کبھی کبھی اسکیمز ایسی ڈالنی چاہیے بیفور ویکیشن کہ عوام کو اور پبلک کو دونوں کو سپورٹیو ایک چانس مل جائے کہ پلان کر رہے کوئی ویکیشن تو منیمم ایئر فیئر پہ ٹریول کر سکتے۔ واضح رہے کہ پہلگام اپنے معتدل آب و ہوا اور بے شمار آبی ذخائر کے سبب دنیا بھر میں بے حد مشہور ہے۔ پہلگام گرمائی سیاحت کے لیے کافی پسندیدہ جگہ تصور کی جاتی ہے، اور ایسے میں زیادہ سے زیادہ سیاحوں کی آمد کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ سیاحت کی جانب سے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ PTV نیوز، اننت ناگ۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کے قریب واقع ویسو منڈھول قاضی گنڈ گاؤں کی حالت ناگفتہ ہے۔ مقامی لوگوں نے کل علاقے میں ناقص ٹرانسپورٹ نظام اور سڑک کی خستحالی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے کو جانے والی اہم رابطہ سڑک بالکل خراب ہے اور ٹرانسپورٹ کا بھی کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے۔ انہوں نے مقامی MLA، انتظامیہ اور محکمہ R&D کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نعرے بازی کی۔ خستہ ہو چکے ہیں، پچھلے 3 سال سے نہ ہمیں ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہے، روڈ پوری طرح سے خستہ ہو چکے ہیں۔ ہم نے R&D نوٹس DC صاحب کے نوٹس میں لایا ہے۔ No steps are taken place still. We are worrying for this problem. Most of the students are facing really this problem, especially employees, laborers who are going far away, but they are facing that transport problem. We have bring this notice in our concerned authorities. They are not giving any interest. So today we are also in front of you taking the steps that we need justice. قصبہ کولگام میں اسکولی و کالج طلباء نے ضلع میں ناقص ٹرانسپورٹ نظام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور کئی گھنٹوں تک اننت ناگ کولگام روڈ پر ٹریفک کی نقل و حرکت روکے رکھی۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ انہیں معقول ٹرانسپورٹ سہولیات پہنچانے میں ناکام ہے، جس کی وجہ سے ان کا بیشتر قیمتی وقت سفر کرنے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے جلد ٹرانسپورٹ نظام بہتر بنانے کی اپیل کی۔ ETV اردو کشمیر میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔